हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेकर आई हूँ HSSC CET मेंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो भी एग्जाम देने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ है कि जल्दी आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग मैं पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दूंगी। बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं रिवीजन पर्पज से क्रैश कोर्स आया उसको पूरा करवा दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है तो मैं आपका ये वाला हार्डली 12 या 14 जनवरी के बीच में ही करवा दूंगी। 22 को एग्जाम है ना, 14 तक कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस, राइट। आप लोगों को और जो मैं पढ़ाऊंगी ना वो साथ साथ लर्न हो जाएगा, तो 10 दिन रिवीजन के लिए बहुत है। कॉमर्स सेक्शन में आपके 60 प्लस आ जाए ये मेरी पहल है, और ताकि जो कोर्सेज ले रखे हैं बच्चों ने, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है, 100-150, वो उसमें समझ नहीं आ रहा, पजल हो गए कि कैसे करें, तो मेरे कोर्स के थ्रू आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप लोगों को समझ आएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। बने रहिए मेरी इस वीडियो में। ये एक वन शॉट वीडियो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप लोगों के 33 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, उनके मैसेजेस और कॉल के बाद ही मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों की वन शॉट वीडियो लेकर आई हूँ। बने रहिए मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को अपने जितने भी क्वेश्चंस है ना मेरे कोर्स के रिगार्डिंग, उन सबके आंसर मिल जाएंगे। शुरू करती हूँ मेरी आज की वीडियो। देखो बच्चों, मैं कोई भी सब्जेक्ट इस एंगल से नहीं पढ़ाती हूँ, बिकॉज आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हो और भी काफी बच्चे, जिस सब्जेक्ट में, जिस सिलेबस में, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो उसमें एग्जामिनर को डीप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत कम सब्जेक्ट में डीप में जाता है, इसलिए बच्चों रिस्क ना ले, सारे सब्जेक्ट का एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ के जाए, ठीक है। देखो, आज के बाद जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है उनको बिल्कुल नहीं लगेगा। बने रहिए मेरी इस वीडियो में, ठीक है। शुरू करती हूँ आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आए बट पता होना चाहिए। इको प्लस नॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इको प्लस नॉमिक्स, राइट। किस वर्ड से मिलकर बना है? इको प्लस नॉमिक्स, ठीक है। इको प्लस नॉमिक्स। इको का मतलब होता है अर्थ, इको का मतलब होता है धन, ठीक है, और नॉमिक्स का मतलब होता है संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। तो इकोनॉमिक्स का जुड़ के मतलब क्या हुआ? मानव की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। वेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड थिंग्स का डिस्कशन करना, स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, राइट। मेरी जो ये कोर्स है ये बाइलिंगुअल है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा। ऐसा नहीं है अदर पीडीएफ दे दिया आप लोगों को रीड करने के लिए, ना बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो आपको समझ आए इजी, बस चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ में यही चीजें मिलेगी जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और बाइलिंगुअल में पढ़ा रही हूँ। देखो, जो हिंदी वाले ना, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आती ना, फिर बताना, ठीक है। मैंने बेसिक से बुलेट्स पॉइंट्स इंग्लिश में लिखे हैं, बट मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी, राइट। देखो बेटा, क्यों हम लोग बुलेट्स पॉइंट्स इंग्लिश में लिखते हैं? बिकॉज एक हिंदी में नाम ना एक चीज के 1000 हो सकते हैं, बट इंग्लिश के 1 या 2 या 3 ही होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश का नाम बताया जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, चलते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब मैं बता चुकी हूँ। जो माइक्रो है, माइक्रो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो माइक्रोस उससे लिया गया है। माइक्रो शब्द माइक्रोज जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इससे लिया गया है आपका माइक्रो, राइट। इसका मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल, राइट। समझ आया? अब देखो, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल है, जो अकेला जो व्यक्ति होता है या फिर उन सबके अध्ययन करता है, ठीक है। बिहेवियर का अध्ययन करता है। अब इंडिविजुअल कोई फर्म हो सकती है, कोई मार्केट हो सकती है, और कोई अकेला बंदा भी हो सकता है। अब आप सोचोगे मैम आप तो इंडिविजुअल बोल रहे हो, इंडिविजुअल में तो व्यक्ति होता है। नहीं बच्चा, देखो, अगर कोई स्टडी करता है एक पर्सन की, एक इंडस्ट्री मतलब मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, HBSC बोर्ड ने कोई रूल निकाला कि अब से 10th का बोर्ड हट जाएगा, तो क्या उसका इफेक्ट बिहार बोर्ड पर भी पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं मैम, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया वो HBSC ने लिया है, राइट।
तो इसलिए वो क्या हुई, इंडिविजुअल फर्म हो गई, तो माइक्रो हो गया, यानी छोटे लेवल पर। सिर्फ हरियाणा पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट। उसे बोलते हैं जब एक फर्म का इफेक्ट पड़ता है, राइट, एक फर्म पर, एक बंदे पर, तो वो सारा पढ़ते हैं इंडिविजुअल, यानी आप लोगों के माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, बने रहिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ आएगा। देखो फिर है इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एंड फर्म्स। फर्म्स मैं बता चुकी हूँ, या तो एक अकेला बंदा, ठीक है, या फिर कोई फर्म, जैसे एचबीएससी ने कोई डिसीजन लिया तो हरियाणा बोर्ड पर ही इफेक्ट पड़ेगा, बिहार बोर्ड पर या यूपी बोर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है बेटा, वही चीज मैं बता रही हूँ। अगर अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया, उसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा, ठीक है, उसका इफेक्ट बिहार बोर्ड पर भी पड़ेगा, आप लोगों के हरियाणा बोर्ड पर भी पड़ेगा और यूपी बोर्ड पर भी पड़ेगा। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, तो वो उसका इफेक्ट हर जगह, जितनी भी एजुकेशन है अपनी इंडियन लेवल पर, उनका उसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा। तो वो कैसा डिसीजन है, वो माइक्रो का ना होकर मैक्रो का डिसीजन है, ठीक है। वो किसका डिसीजन है, मैक्रो। मैक्रो मतलब, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होल लेवल, ठीक है, हर जगह कोई भी बंदा हो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। माइक्रो मतलब अगर हरियाणा में शराब बंद कर दी खट्टर जी ने, तो हरियाणा में इफेक्ट पड़ेगा, पड़ा ना वो, तो माइक्रो लेवल हो गया, राइट। ठीक है, समझ आया। अगर हमारे स्कूल के एक प्रिंसिपल ने रूल निकाला कि कल से टीचर आधा घंटा लेट आ सकता है, तो पूरी इंडिया के टीचर्स आधा घंटा लेट आ सकते हैं? नहीं मैम, नहीं आ सकते, क्योंकि एक फर्म के प्रिंसिपल ने वो निकाला है डिसीजन, राइट। तो एक फर्म पर इफेक्ट पड़ता है, एक बंदे पर इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब पूरे ऐसा डिसीजन जो पूरे लेवल पर, पूरे इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट डाले, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। मैं आप लोगों को कुछ भी रटवाने वाली नहीं हूं, जो तुम्हें आता है उसी को बाहर लेके आना है, मेरा काम, ठीक है। रटवाऊंगी तो आपको याद नहीं होगा, और मेरा पर्पस रटवाना है ही नहीं, ठीक है। देखो इंडिविजुअल मार्केट, यानी मैं बता चुकी हूं कि इंडिविजुअल, किसी ने डिसीजन लिया तो इंडिविजुअल पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो माइक्रो। प्राइस आप लोगों का, देखो आपसे कोई पूछे माइक्रो में क्या क्या आता है और मैक्रो में क्या क्या आता है, तो आप लोगों को सिंपली याद रखनी है। आपकी इकोनॉमिक्स की बुक थी ना, बुक है, और है ना, जो माइक्रो वाली बुक है ना, वो तो माइक्रो में आती है, और जो मैक्रो है वो उसमें जो चैप्टर्स थे, राइट। जैसे माइक्रो में प्राइस आता था, सप्लाई आता है, प्राइस इलास्टिसिटी आता है, मार्केट आती है, तो ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, राइट। और मैक्रो का कौन सा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो होल लेवल पे बात करता है। मैंने आपको सारी चीजों का एक जवाब दे दिया, जो होल लेवल पर बात करे उसे मैक्रो, जो एक सिंगुलर, एक इंडस्ट्री, एक फर्म, एक घर, एक परिवार पे बात करें, दैट इज कॉल्ड माइक्रो, राइट। समझ आया, ठीक है। ये आई होप समझ आया। बच्चा चीजों को, इकोनॉमिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट, अगर कोई टीचर, अगर कोई भी बंदा आपको रटने के लिए बोलता है, मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कुछ चीजें होती है क्रैम करने का, जैसे आपको टैक्स में जो सेक्शन है वो करना पड़ेगा, राइट। जीएसटी में जो चीज आ गई वो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी में आप लोगों को चीजें सीखनी पड़ती है, बट इकोनॉमिक्स समझने के ऊपर है। अगर आपने समझ लिया होता तो 11th में ही उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बट क्योंकि आपको बीकॉम में और इन सब में आपने रट्टे मारे, दैट्स व्हाई आप आज घबरा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आज के बाद आप इकोनॉमिक्स से नहीं डरेंगे, और जैसे ही मेरी वीडियो खत्म होती है, आप लोग उसको एक दो बार मेरी आवाज में सुन लेना, आप लोगों को कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखें अगली स्लाइड की तरफ। देखो बच्चा, अब है नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो नेचर है, देखो नेचर, या तो आपसे ना क्वेश्चन पूछते हैं नेचर में, या तो पूछते हैं इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, ये क्वेश्चन दुनिया में कहीं भी आए ना, कोई भी सब्जेक्ट लगा के आपसे पूछा जाए ये साइंस है या आर्ट है, तो आपका आंसर होता है बोथ ऑफ दीज, आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में कि भाई ये इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, तो आपको बोलना है जी दोनों है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है। अब है जो आपका नेचर है, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, 3 सवालों के जवाब पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, होम टू प्रोड्यूस, कौन बनाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स प्रोड्यूस करनी है या सर्विसेज, ठीक है। गुड्स मतलब जो गुड्स बेचने के लिए जो दिखाई दे, टेंजेबल हो, उसे बोलता है गुड्स। सर्विसेज क्या, जो दिखाई ना दे। अब निशु मैम पढ़ा रही है, ये एक टीचिंग मतलब सर्विस होगी, राइट। आप लोगों को कंटेंट तो पूरा आता था, बट वो समझ नहीं आता था, तो मेरी सर्विस क्या होगी, मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। तो गुड्स और सर्विसेज। अब है हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई प्रोडक्शन करना है हमें, प्रोडक्शन कैसे करना है, लेबर ओरिएंटेड या कैपिटल ओरिएंटेड। आप
लेबर ओरिएंटेड मतलब कि लेबर का ज्यादा यूज करके या फिर मशीनरी का यूज करके। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, हम लोग घर में कपड़े धोते हैं, कोई तो मशीन से धोता है, कोई हाथ से धोता है, काम तो वही होता है ना भाई, काम तो कपड़े धोने का ही कर रहे हो ना, चाहे मशीन से धो चाहे हाथ से धो, राइट। तो जब हाथ से धो रहे हैं तो हम कौन सी यूज कर रहे हैं, लेबर ओरिएंटेड चीजें, ठीक है। और जब मशीन से धो रहे हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है भाई, मशीनरी का यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंसेंटिव, राइट। समझ आया, समझ आया कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आंसर है, गुड्स परचेज करें, गुड प्रोड्यूस करें या सर्विसेज। अगर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, मशीनरी से या लेबर से, राइट। फिर है होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूस कौन करेगा भाई, या फिर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, कंज्यूमर में से कौन सा ग्रुप का हमारा टारगेट होगा। जैसे एलन सोली अगर शूज बेचता है वो बताओ हायर क्लास को टारगेट करता है, एप्पल अगर फोन बेचता है, फोन प्रोड्यूस करता है किसके लिए, हायर लेवल के लिए, ठीक है। जो सिंपल बाटा की चप्पल किसके लिए होते हैं, मिडिल क्लास के लिए, राइट। तो हर कंपनी, हर जो इकोनॉमी में जितने भी फर्म्स हैं उनका एक टारगेट होता है, कोई लोअर मिडिल को टारगेट करता है, कोई अपर को टारगेट करता है, कोई मिडिल क्लास को टारगेट करता है। ऐसे ही अपने आंसर देते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड बाय होम टू प्रोड्यूस, राइट। फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपका जो चैप्टर है ना, आपकी जो ये इकोनॉमिक्स है ना, ये कौन सी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। तो बिजनेस, जब इकोनॉमिक्स की चीजों का यूज बिजनेस में किया जाए दैट इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। मैंने बोला ह्यूमन की वेल्थ रिलेटेड थिंग्स के अध्ययन करना, उसे बोलते थे इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का यूज बिजनेस में करना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक बार बुक इस लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको वही लिखनी है, लिखनी नहीं है मतलब आएगी, राइट। देखो, डील विद टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है, तो मैम कैसे किया जाता है भाई इकोनॉमिक्स का यूज, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो वो पहले के डाटा के बेस पे लेते हो, हिस्टोरिकल बेस पे, तो वो वाली चीजें यूज करना। भाई कोई पब्लिश डाटा है, कोई यूएनओ ने, डब्ल्यूएचओ ने कोई डाटा निकाला कि भाई ये वाला बिजनेस इंडिया में बहुत चल रहा है, तो आपने सोचा मैं भी कर लेता हूँ, राइट। अब मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, काफी टाइम से हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं थी, तो मैंने क्या सोचा, आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, लेट्स बिगिन विद ऑनलाइन, यस। और मैं आप लोगों से जुड़ी, आई होप कि ये जुड़ाव अच्छा रहे और आप लोग भी आगे बढ़े। चले बेटा चलते हैं आगे। देखो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस प्रिंसिपल भी कहते हैं, आप लोगों को याद रखनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्राइस प्रिंसिपल, राइट। अब है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। आप लोगों से कई बार पूछा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो छोटा सा डिफरेंस है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। जैसे ही मैं क्लास खत्म करवाऊंगी ना, आप खुद सोच के देखना कि पक्का करना है ये काम, ठीक है। जो मेरे बैच वाले स्टूडेंट है उनको भी और जो मेरे फ्री वाले स्टूडेंट है वो भी। बच्चा आपको जैसे ही आप सोचो कि मैम ने क्या क्या करा है, क्या आपको याद है, अगर याद है ना तो मेरा पढ़ाना सफल हुआ, समझ रहे हो। क्योंकि मेरा कंसर्न कभी ये नहीं रहता आप लोगों को बिठा के और बोर करना। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, प्लीज आप कुछ काम कर रहे हैं तो मत करिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स को हार्ड समझ रखा है तो, ठीक है। आज के बाद आपको इकोनॉमिक्स कभी हार्ड नहीं लगेगी, इवन एक दो बच्चों को पढ़ा दीजिए, आप लोगों को इजी लगेगी, राइट। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब जो प्रूव की जा सके, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे, जो प्रूव की जा सके या फिर जो है ऑलरेडी, जो है रियल में, ठीक है। और नॉट प्रूव्ड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नॉट प्रूव्ड, ये तो बुकिश लैंग्वेज होगी मैम, आप समझाओ ना। देखो मैं समझाती हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मैं बोल लूं जो है, मतलब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ये क्या है, प्रूव्ड है, पहले प्रूव्ड है ना भाई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी, राइट। नॉर्मेटिव, इंडिया डेवलप्ड होने वाला है, इंडिया को डेवलप्ड होना चाहिए, मतलब जो चाहिए में या होने वाला है में, वो कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। इंडिया में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, इंडिया में गरीबी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर गरीबी नहीं होगी तो अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, राइट। तो ये क्या होना चाहिए और होगा, वो कौन सा नॉर्मेटिव साइंस। और जो है अभी प्रेजेंटली है, अभी पेपर है तुम्हारा, ठीक है। एचएसएससी ने सीईटी का मेंस लेने वाली है, ठीक है। अभी पास में जो है ना, जो है वो उसमें क्या है, जो अभी है वो तो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और जो होना चाहिए और होगा वो क्या है, अपना नॉर्मेटिव, राइट। तो जो प्रूव्ड है, ऑब्वियसली जो है वो तो प्रूव्ड ही है ना, तो प्रूव्ड, ठीक है। और नॉर्मेटिव नॉन प्रूव्ड, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब मैं बोलूं
जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, तो प्रूव करो जी। है, बहुत सारे डेटा आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ये प्रूव्ड है क्योंकि बेस्ड है, उसके फैक्ट हैं, यानी उसके सबूत हैं। फैक्ट मतलब उसके सबूत हैं, जो चीज है उसके सबूत है, राइट। मैं निशु यादव हूं, कैसे पता? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, राइट। अब देखो, नोट बेस्ड, ठीक है, इसके ऊपर नोट बेस्ड यानी ये प्रूव नहीं किया जा सकता। बोले मेरे को चांद पे जाना है, या फिर मतलब जाना होगा या जाना चाहिए, ठीक है, ये वाली सारी चीजें प्रूव नहीं की जा सकती। फिर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वही चीज होता है बेटा जिसको प्रूव किया जा सके। जैसे अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाइज है तो उसको प्रूव किया जा सकता है, इस बच्चे ने ये गलत किया, ये सही किया। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो प्रूव नहीं किया जा सकता, बाई चांस हो सकती है, राइट, तो वो प्रूव नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव। फिर है आप लोगों का, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है। ये क्या है? ये होती है, रियल में होती है। जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्रूव्ड है ये बात। किससे? लॉ ऑफ डिमांड से। तो ये क्या होगी? पॉजिटिव साइंस। बट एक एक व्हाइट कलर की कार ज्यादा बेटर है रेड कलर की कार से, कैसे प्रूव करोगे? नहीं कर सकते। ये तो क्वालिटी की बात हो गई ना भाई। किसी को, मेरे को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को रेड कलर पसंद है। अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा हो सकता है, दूसरे के अकॉर्डिंग रेड कलर, बट प्रूव नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। आप लोगों को समझ आया? फिर से बताओ, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? जिसको प्रूव किया जा सकता है, जो फैक्ट पे बेस होती है, जिसके सबूत है। और जो नॉर्मेटिव, जो होना चाहिए और जो होगा, जिसके कोई सबूत नहीं है, जो सब्जेक्टिव है, राइट। ओके, समझ आया बेटा? यहां से क्वेश्चन आते हैं, स्लाइड में से ये वाला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, प्लीज आप लोग ध्यान रखना। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज ध्यान रखना, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो, यूटिलिटी। अब बेटा ये ना आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं गिवन, बट यहां से क्वेश्चन आता है, तो आ सकता है। जैसे का कोई भरोसा नहीं है ये वाले, क्योंकि उसी में डिमांड में आ जाता है ये कहीं ना कहीं। तो ये वाली स्लाइड मैंने लिखी है, डायरेक्टली आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट यहां से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं जाता 5 मिनट में। देखो, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता, हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता, राइट। उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब क्या है? वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है, हमारी चाहत को पूरा करने की शक्ति को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, राइट। देखो, अब मेरे बच्चे मुझसे बहुत सारे, आज दिन में भी बहुत सारे कॉल्स और मैसेज थे आप लोगों के, थैंक यू फॉर अप्रिशिएट मी, ठीक है, अप्रिशिएट माय कोर्स, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हमें परचेस करना है। मैंने बोला हाँ बेटा, क्योंकि आज आपकी डेट आई है, तो मैं ये 12 जनवरी तक आपका कंफर्म कंप्लीट करवा दूंगी, आपको 10 दिन रिवीजन के लिए भी दूंगी, राइट। अब देखो बेटा, मैंने बोला है हो जाएगा 12 तक। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैम 1500, मतलब मान लो मेरे कोर्स के वैसे 2000 चार्जेस है, बट 1500 में अवेल करवा रही हूँ, तो बच्चे की यूटिलिटी, यानी बच्चे की जो सामान है उसकी यूटिलिटी इस 1500 की इक्वल हो जाएगी, यानी उसे लगेगा कि उसकी नौकरी इस 1500 से इंपॉर्टेंट है, तो ही तो परचेज करेगा ना। समझ में आई? जैसे ये स्टाइलस है, ये पेन है, स्टाइलस बोलते हैं इसको, तो स्टाइलस है, इसको क्या, अगर मैंने ये परचेज करना है तो मैं क्या सोचूंगी कि जितने रुपए के बदले, मान लो ये 500 रुपए मांग रहा है सामने वाला, तो मैं क्या कहूंगी, 500 रुपए तभी तो दूंगी जब इसकी इंपॉर्टेंस उस 500 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। उसे ही बोलते हैं यूटिलिटी। समझ में आई? जब वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। फिर है यूटिलिटी दो तरीके की होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जो बुलेट्स है वो मैं इंग्लिश में दे रही हूँ, बट बेटा पता है इनके बहुत सारे नाम है हिंदी में, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए, राइट। कार्डिनल और ऑर्डिनल, और बहुत बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इंप्रूव करिए खुद को, ठीक है, मैं हूं ना साथ, हो जाएगा, ठीक है। देखो, कार्डिनल का क्या मतलब होता है? जिसको यूटिल्स में मापा जा सकता है, ठीक है। अब कहोगे मैम ये यूटिल्स क्या बीमारी है, मैं बताती हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। कपड़े को मीटर में, दूध को लीटर में किसने मापा? मैं कहूँ बेटा दूध लाना 2 लीटर, मैं कहूँ बेटा कपड़ा लाना 2 लीटर, आप बोलोगे लीटर मीटर होता है मैम, कैसे पता चला? भाई वो मेजरमेंट यूनिट है। ऐसे ही यूटिलिटी को यूटिल्स में मापा जाता है, ओके, ये एक महज एक यूनिट है, राइट। अब कार्डिनल क्या होता है? जिसको यूनिट में मापा जा सकता है, राइट। और ये किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने, और इसको मापा जा सकता है इसलिए ये क्वांटिटेटिव कहलाती है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एक क्वालिटेटिव बेस होता है, इसको मापा नहीं जा सकता, इस वजह से इसको क्वालिटेटिव कहते हैं, और इसको हिक्सन एलन ने दिया। आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व इसमें हम पढ़ते हैं,
और ये क्वालिटेटिव होती है। ये महज इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कहीं पर सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आप लोगों को कराऊंगी नहीं, वरना अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट कराती तो कितना ये वन शॉट में हो पाएगा, नहीं हो पाता ना। तो मैं वही करा रही हूँ जो एग्जाम में सीधा सीधा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों के 33 सब्जेक्ट है। अब एग्जामिनर को अगर 5 क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट से उठाएगा तो ऊपर ऊपर से उठाएगा ना, डीप में नहीं जाएगा वो माय डियर। इसलिए करके जाएं, बेसिक्स को ना छोड़ें, ठीक है। अब देखो आगे, हाँ फिर है आप लोगों का पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसकी ना क्या पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है आप लोगों की शेप क्या होती है, ठीक है। बस पीपीसी कर्व की शेप क्या होती है ये पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, प्लीज आपसे भी पूछा जा सकता है, पढ़ के जाएं। देखो पीपीसी कर्व ये होता है एग्जैक्टली, ठीक है। ये वाला कर्व है, ये पीपीसी कर्व है। ये केव जैसा दिख रहा है ना, केव मतलब गुफा, ये गुफा जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको कॉनकेव कहते हैं, पीपीसी। अब पीपीसी देखो, पीपीसी सी आता है ना इसमें, और सी कैसा होता है? केव जैसा, केव जैसा, यूं सोच लो बस, केव जैसा है, ठीक है। ये सोच लो जब ऐसे बनाते हैं तो इसको ये केव जैसा दिख रहा है, तो ये पीपीसी हो गया, ये कॉनकेव हो गया, राइट। केव हो गया, ये तो कॉनकेव है, राइट। अब देखो, अब हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नतोदर, नतुदर, कैसे करोगे भाई? प्लीज कॉनकेव कर लो, केव जैसा, सी मतलब केव, सी फॉर केव। भाई केव कैसे लिखा जाता है? केव CAV, और कॉनकेव ही होता है ये, राइट, ठीक है। यहाँ पे अब है आईसी कर्व। आईसी कर्व क्या होता है? आईसी कर्व बताओ कौन सा होता है? इंडिफरेंस कर्व को, ठीक है, इसको तटस्था वक्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मैं बता दूंगी हिंदी में भी, बट बेटा फायदा नहीं है, सो और भी बहुत कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, जिसमें डिफरेंस ना हो। जैसे इन कर्व में, ये 3 कर्व है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, राइट। और इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स होती है, यानी ठीक है, कॉन्वेक्स, याद रखना इसको। कॉन्वेक्स किसका? कॉन्वेक्स कौन सा होता है? आईसी कर्व कॉन्वेक्स और पीपीसी कर्व कॉनकेव, याद रखोगे प्लीज। ये क्वेश्चन आते हैं, जो आएगा वही करवाऊंगी, ठीक है। फिर देखो, देखो अब है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर उपभोक्ता, उपभोक्ता सरप्लस को मतलब उपभोक्ता बचत, बचत, हाँ उपभोक्ता बचत, ठीक है। अब देखो सिंपल से लैंग्वेज, इससे पहले मैं आप लोग अपनी बता देती हूँ लैंग्वेज, मतलब ताकि समझ आते हैं, फिर वो पढ़ा दूंगी। देखो उपभोक्ता बचत, बच्चा आप लोगों को ना कोर्स परचेज करना है, चलो कोर्स परचेज का तो छोड़ो, आप लोगों को ना एक जींस की पैंट लेनी है, जींस की पैंट लेनी है, पहनते हो भाई, ठीक है, जींस की पैंट लेनी है। आपने सोचा, अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को ना न्यू ईयर पे पैंट दिलाओ प्लीज, मेरे को पैसे दे दो 2000 रुपए, मैं ना एल सोली की पैंट लाऊंगा या नॉर्मल पैंट लाऊंगा, प्लीज मेरे को 2000 रुपए दे दो, ठीक है। आपकी मम्मा ने दे दिया आपको 2000 रुपीज। आप शॉप पे गए, आपने देखा एलन सोली पे ऑफ चला हुआ है, राइट। तो आपने देखा कि आपको वो जो पैंट 2000 की लेनी थी वो आपको कब में मिल गई? 2000 रुपए लेके गए, आपको वो पैंट 1500 में मिल गई, ठीक है। तो आपके जो 500 रुपए बच गए ना, वो क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर सरप्लस। जो उपभोक्ता किसी चीज के लिए देने के लिए तैयार था, और बट उसको डिस्काउंट मिल गया या कम में मिल गया, उससे उससे जो बचत हुई उसे बोलते हैं उपभोक्ता बचत, ठीक है। अब हिंदी में वो इंग्लिश में एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को। व्हाट इज कंज्यूमर इज रेडी टू पे, जो कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी था, व्हाट ही एक्चुअली पेड, और जो उसने रियल में पे किया, राइट। समझ आ गया? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा? जो उपभोक्ता पे करने के लिए तैयार था, आप कोर्स को पे करने के लिए 2000 के लिए तैयार थे, बट मैंने 1500 में दे दिया, तो 500 रुपए आपके बच गए, उसे बोलेंगे उपभोक्ता बचत, ठीक है। समझ आया? देखो अब इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डेफिनेशन से जो मैंने आप लोगों को करा दिया, दूसरा पूछा जाता है आपको कि उपभोक्ता बचत या फिर कंज्यूमर सरप्लस होता है कहाँ? बिलो डिमांड कर, अबाव प्राइस लाइन, ठीक है। ये कहाँ होता है? बिलो डिमांड कर एंड अबाव प्राइस लाइन। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं समझाती हूँ। देखो ये होता है आप लोगों का कर, राइट, ये है आप लोगों का प्राइस लाइन, ये है आप लोगों की आईसी कर, ये है आप लोगों का प्राइस लाइन, राइट। अब देखो प्राइस लाइन, ये डिमांड कर, देखो ये डिमांड कर्व है आपका, ये प्राइस लाइन है, और ये आईसी कर्व है, राइट। अब आपको देखना है उपभोक्ता बचत, ठीक है। जो पे करना था, ठीक है, जो पे करना था वो यहां करना था, ये वाला जो पोर्शन हुआ ना, जो ये पे करने के लिए तैयार था, ठीक है, और पे करना पड़ा कितना? ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो बेटा ये वाला जो पोर्शन हुआ ना, ये आप लोगों को क्या हो गया? आप लोगों का हो गया ये कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर
सरप्लस। कैसे, अब फिर से बताते हैं। देखो एक बार मैंने ना, ये देखो ये प्राइस लाइन, ये वाली प्राइस लाइन है, ठीक है, और ये वाली प्राइस लाइन है, ये वाला डिमांड कर्व है, राइट। जहां पे ये दोनों टेंजेंट कर रहे हैं ना, इससे प्राइस लाइन से ऊपर वाला पार्ट, अबाउट द प्राइस लाइन, अब प्राइस से ऊपर वाली लाइन ये वाली है, लेकिन बिलो द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व ये वाला है, ये वाला डिमांड कर्व है, इससे नीचे और इससे ऊपर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस, राइट। समझ आया, ठीक है। तो आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, जो डिमांड कर्व से नीचे और डिमांड कर्व से नीचे, ठीक है, यानी बिलो, नीचे, डिमांड कर्व के नीचे, यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और प्राइस लाइन के ऊपर, ठीक है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है और कई बार डेफिनेशन के रूप में भी, दोनों याद रखना है। कंज्यूमर सरप्लस पूछा जाता है, फिर से बता रही हूँ, कान खोल के सुन लो, जब एक बंदा कुछ खरीदने जाता है, एक्चुअली जो पे करने के लिए अलाउड है, मतलब पे करने के लिए तैयार है, और जो उसने रियल में पे किया, उन दोनों के डिफरेंस, उन दोनों का अंतर, उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता बजट, ठीक है। और कैसे होता है, ये अबाउट द प्राइस लाइन होता है और बिलो द डिमांड कर, राइट। समझ आया, फिर से बता दूं, नहीं, आगे चलो, ठीक है। देखो बच्चा, अब है डिमांड। डिमांड क्या है, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, बताओ। इकोनॉमिक्स का मतलब माइक्रो का और मैक्रो का अंतर, ठीक है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस का अंतर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और आगे क्या पढ़ा, यूटिलिटी। यूटिलिटी के डेफिनेशन, दो पार्ट, कार्डिनल और ऑर्डिनल, और इधर क्या पढ़ा आपने, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, ये पढ़ा है अभी तक। अब पढ़ते हैं डिमांड। ये आप लोगों के माइक्रो का मेन टॉपिक है, और जो भी मेन होगा वो मैं करवाऊंगी, राइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी आप लोगों को, बहुत सारी लोग पीएचडी करके रखते हैं, बट आप लोगों का वो नहीं आएगा। आप लोगों को एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बेसिक से नॉलेज लेके जानी है, जो आपके सिलेबस में गिवन है, वहां से जहां से क्वेश्चन आएगा, मेरे वीडियो से आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा आपको कतई पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब आप बार बार पूछते हो मैम पीडीएफ मेरी यही मिलेगी, बार बार बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और कोर्स आप इनरोल करा सकते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मेरे कोर्स का, और कमेंट बॉक्स में भी। अब देखो डिमांड क्या है बेटा, डिमांड मतलब मांग, ठीक है। अब डिमांड क्या है, किसी चीज को खरीदने की इच्छा, ठीक है, इच्छा, डिजायर, ठीक है। कई बार ना हम लोग मतलब क्या करते हैं, दूसरे के दबाव में खरीदते हैं, यानी इच्छा होनी चाहिए खरीदने की, ठीक है। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड पर और प्लेस पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर और पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसे ही बोलते हैं डिमांड। अब मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, अगर आपने ढूंढते हैं डेफिनेशन में पूछते हैं डिमांड है या नहीं है, ये डिमांड का डेफिनेशन बहुत उलझा देते हैं आप लोग। ये सारी चीजें देखना, इच्छित है, कोई खरीदने के इच्छुक है, पर्टिकुलर समय के अनुसार है, समय का नाम जिक्र कर रखा है उसने, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम यानी मतलब अनुमानित समय पर, और फिर है अनुमानित जगह पर, और फिर क्या है क्वांटिटी, अनुमानित क्वांटिटी पर। अगर इसमें से एक भी मिस है तो आपके डिमांड की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में डिमांड की डेफिनेशन पूछी जाती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चार अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी जाती है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल क्या ढूंढना है, वांट है, डिजायर है, प्लस क्या है, टाइम है, प्लेस है, क्वांटिटी है, ये सारी चीजें ढूंढ के अगर है तो ठीक है, ठीक है। एक निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर, निश्चित समय पर, निश्चित क्वांटिटी के लिए अगर कोई पर्सन खरीदने के लिए तैयार है इच्छित वस्तु, उसे बोलते हैं डिमांड, उसे बोलते हैं मांग, ठीक है। यही इसी में उलझा दिया जाता है, प्लीज याद करके जाना, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब है यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ डिमांड से पहले आप लोगों को टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ना है, यहाँ पे गुड्स लिख लेना, टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स यानी जितने भी गुड्स हैं उनका क्या क्या कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मल गुड्स, पहला है आपका नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए हम लोग खरीदते हैं, जैसे खाने के लिए सामान, कुछ भी, फ्रूट है ना, कुछ भी, ब्रेड है ना, ये सारी चीजें खाने के लिए, पहनने के लिए, ये वाली चीज जो रोजमर्रा की चीजें, उसे बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है बेटा, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये ना बच्चों को समझ नहीं आता, सर पटक पटक मर जाते हैं, बट समझ नहीं आता। आज के बाद नहीं भूलोगे, समझ भी आएगा और भूलोगे भी नहीं। देखो प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट मतलब कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव, कीमत का प्रभाव, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स है, आप लोग यहाँ पे अभी छोड़ो, एक बात बताओ, नॉर्मल गुड्स है, आप लोगों की कीमत, अगर आपको कुछ खरीदना है और आपकी उस वस्तु की कीमत बढ़ गई,
ठीक है। आप एक पेन या फिर एक बताओ, एक आप लोगों को पता है रिडोल्स का पेन आता था 6 रुपए का, राइट? तो वो आप गए, नॉर्मल है वो खरीदना, मान लो आपको पेन चाहिए, अब वो 6 रुपए का पेन लेते थे, आप गए शॉप पे, अब हमेशा 6 रुपए का लाते थे, एकदम से उसने ना बोला, आपने बोला रिडोल्स का पेन दे दो, उन्होंने बोला 10 रुपए का, ठीक है? तो आपने क्या बोला, भाई नहीं 6 रुपए का खरीदता था मैं तो जैसे ही प्राइस बढ़ी ना, आपने उसकी डिमांड कम कर दी। यानी नॉर्मल गुड्स पे प्राइस का इफेक्ट, कीमत का प्रभाव कैसा पड़ा, डिमांड कम कर दी आप लोगों ने, यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ा, ठीक है? यानी नकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, ठीक है? सामान्य वस्तुओं पर कीमत प्रभाव, ये पूछा जाए, सामान्य वस्तुओं पर कीमत प्रभाव क्या होता है, नकारात्मक, ठीक है? आप गए एप्पल खरीदने गए, ठीक है, नॉर्मल है, अभी चले भी हुए हैं, आप गए, आपने देखा आसपास आपके 100 रुपए किलो मिल रहे थे, एक बंदा था उसने बोला आज से एप्पल 180 रुपए किलो हो गए, तो आपने क्या करा, खरीदना बंद कर दिया, उसकी जगह कुछ और फ्रूट लिया। तो ये नॉर्मल गुड्स का प्रभाव है, ठीक है? नॉर्मल गुड्स का कीमत प्रभाव क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखोगे, नकारात्मक होता है, ठीक है? अब है इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स है, आप खरीदने जा रहे हो, आप आपका ना मतलब कल कल क्या हुआ, अचानक से आपके बॉस का फोन आया और आपकी इनकम बढ़ गई। आपने वो अभी तक लेते थे आप 40,000 रुपये महीना, अब आपके बॉस ने बोला कि भाई आज से ना आपकी इनकम बढ़ गई, 60,000 रुपये महीना लेना। तो आपने क्या, आप फिर अगले दिन मार्केट गए, अपनी मम्मी से अपनी वाइफ से क्या बोले कि भाई उसने बोला दुकानदार ने कि एप्पल कितने एप्पल 200 रुपए किलो है, ऐसे आपने बोला दे दो 2 किलो, क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो बेशक कीमत बढ़ने दो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इनकम का प्रभाव नॉर्मल गुड्स पे क्या पड़ता है, पॉजिटिव। याद रखोगे, चीजों को ना समझोगे ना बच्चा, चीजों को समझोगे ना तो कभी भूलोगे ही नहीं। आप सीधा रट्टा मारोगे नॉर्मल गुड्स में, सामान्य वस्तुओं में कीमत प्रभाव नकारात्मक, नकारात्मक, कभी ना समझ आए, भूल जाओगे, नेक्स्ट डे पेपर में गलत करके आओगे। समझ में, आपने पढ़ तो लिया, क्वेश्चन वहां पे भी लिखा भी आ जाएगा, फिर आपको ध्यान आएगा नोट्स में पढ़ा था, पर करके गलत आओगे, क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को समझा नहीं, रट्टा था, ठीक है? आपको सीधा कुछ नहीं दिखेगा, आप रट्टा मत मारो, प्लीज समझो उस चीज को कि नॉर्मल गुड्स, जब हम नॉर्मल गुड्स खरीदने जाते हैं तो अगर हमारी कीमत बढ़ी हुई होती है तो हम नहीं खरीदते हैं, यानी नेगेटिव प्रभाव, हमारा प्रभाव नेगेटिव होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ गई और फिर हम नॉर्मल गुड्स खरीदने जा रहे हैं, हम क्या कहेंगे, दे दो, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है, राइट? ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब आपको बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सी स्थानापन्न वस्तुएं, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। अब यहाँ पे ना बहुत फेमस एग्जांपल है, कोको कोला और पेप्सी वर्सेस पेप्सी। भाई टेस्ट में एक जैसी सी होती है ना, दोनों टेस्ट में एक जैसी सी होती है। पहले तो ना, सपोज करो एग्जांपल ले रही हूँ भाई, पहले तो दोनों ही 10 रुपए की आती थी तो आप कोई सी भी ले लेते थे। आज अचानक से कोका कोला पीने गए, आपने, आपकी दुकानदार ने बोला भाई ये 15 रुपए की होगी, आप फटाफट क्या बोलोगे कि भाई क्या दे दो? तो बताओ क्या बोलोगे, भाई क्या कर दो, दूसरी पेप्सी दे दो, मेरे को तो वही सेम टेस्ट चाहिए, है ना? यही करोगे ना? तो इस वाली कोको कोला का प्रभाव पेप्सी में क्या पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, राइट? पॉजिटिव पड़ा, ठीक है? कि भाई एक की कीमत का बढ़ा तो दूसरी वस्तु पे क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरे की कीमत बढ़ी है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है? समझ आया? देखो बच्चा, जब भी हम कोई चीज नहीं सीखते हैं ना, वो एक बार में नहीं समझ आती है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए, भाई मेरी वीडियो तो रिकॉर्डेड है ना, आप दोबारा से सीख लो, ठीक है? रिकॉर्डेड क्लासेस का यही फायदा होता है, आप दोबारा सीख लेते हैं। लाइव है तो मैम चली गई, समझ रहे हो? समझ गए मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा आप लोगों के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, तो प्लीज आपसे पूछे नॉर्मल गुड्स में सामान्य वस्तुओं पर प्राइस इफेक्ट यानी कीमत प्रभाव कैसा होता है, तो आप बोलोगे नकारात्मक। और आय प्रभाव कैसा होता है तो आप बोलोगे सकारात्मक। और आपसे बोले स्थानापन्न इफेक्ट कैसा होता है यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, तो क्या होता है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, राइट? आगे चलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो मेरे बच्चों, कभी फेल नहीं होगे। आप कॉन्सेप्ट को करते नहीं हो, एक दिन एमसीक्यू कर रहे हो, एक दिन उस टीचर की क्लास, एक दिन उस टीचर की क्लास, ऐसे मत करो, ठीक है? स्टेबल तरीके से पढ़ो, चीजें आगे क्लियर अपने आप होती चली जाएगी। आगे चलो, अब देखो गिफिन वस्तुएं कौन सी होती है? गिफिन वस्तुएं बेटा आप लोगों को बिल्कुल बेस से पढ़ा रही हूँ मैं। गिफिन एक रॉबर्ट गिफिन नाम का एक बंदा था, वो कहीं काम करता था, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मजदूर का काम करता था।
तो क्या हुआ, कहीं और का था, अमेरिका का बंदा कोई, रॉबर्ट गिफिन है, ऑब्वियसली नाम अपने इंडिया को तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो उसने अपने नाम से वस्तुएं चलाई, कैसी, अब देखो इसके ऊपर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। और इन्फीरियर गुड्स, ये देखो ये घटिया वस्तुएं होती हैं, घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तु, ठीक है। और ये होती है निम्न वस्तु। घटिया वस्तु मतलब घटिया, निम्न तो घटिया से भी गंदी, समझ रहे हो आप लोग। तो इसके ऊपर क्या होता है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अगर प्राइस बढ़ता है ना तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है, राइट। बस इतना याद रखना, गिफिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, याद रखना। नॉर्मल गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, गिफिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या, पॉजिटिव। और आपका इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव, इसका इनकम इफेक्ट बोला जाता है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो जो निम्न वस्तुएं हैं वो हम खरीदना कम कर देंगे ना। भाई मेरी सैलरी थी, पहले सैलरी मेरी 20,000 थी, तो मैं थोड़ी एक आधी अच्छी क्वालिटी की चीज, एक आधी घटिया भी पहन लेती थी, कर लेती थी, ठीक है। जब मेरी सैलरी 2 लाख हो गई तो मैंने घटिया वस्तुएं लेनी बंद कर दी। तो वही है, जो घटिया वस्तु, जो निम्न वस्तु है, वो इनकम बढ़ने से क्या होगा, इनकम का इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इनकम बढ़ेगी तो वो खरीदना बंद कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है बेटा पूरक वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे कार और पेट्रोल, पेन और इंक, पेन और इंक, ठीक है, ये वाली चीज है। अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल का भी बढ़ जाएगा, अगर पेन का प्राइस बढ़ गया तो इंक का भी बढ़ जाएगा। अगर पेन बनने बंद हो गए तो इंक भी नहीं बिकेगी। इंक किस में डाल के वो करोगे, समझ रहे हो आप लोग। तो वही चीज है कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है। अगर इसका हो गया, इसका प्राइस बढ़ गया, क्या इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा, एक मिनट, इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। अगर ये बिकना बंद हो गई तो ये भी बिकना बंद हो जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, राइट। समझ आया, देखो आगे चलते हैं। देखो अब है आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटा, आपका लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, राइट। मांग का नियम क्या है बच्चा, मांग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, इसमें मांग के नियम में पहले लिखने से पहले पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्या, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, समान नहीं है, समान है, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार ना, ये पूरा रब हो जाएगा। समान, समान रहने पर, इसको लैटिन भाषा में सेरेटस पैरिबस भी बोलते हैं। आपको सीधा ये भी पूछ सकता है सेरेटस पैरिबस क्या है, तो आपको याद रखना है, वो ऑप्शन में दे देगा अन्य बातें समान रहने पर, अन्य वस्तु समान रहने पर, तो आपको अन्य बातें समान रहने पर याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो आया है वही करवाती हूँ प्लीज। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करके तभी मैटर को बनाया है, ठीक है। अब देखो, अब है अन्य बातें समान रहने पर, तो ही अगर ये लाइन नहीं लिखी ना तो डिमांड कर्व है ही नहीं। अगर मान लो वही सेम रिलेशन लिखा है और आगे ये वर्ड नहीं लिखा, अन्य बातें समान रहने पर, तो वो मांग का नियम नहीं है, याद रखना ये बात। अन्य बातें समान रहने पर नहीं लिखा और ये लिखा है बाकी, अगर कीमत बढ़ती है, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ये लिखा हुआ है, तो क्या वो मांग का नियम नहीं है। अन्य बातें समान रहने पर अगर कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, उसे ही मांग का नियम कहा जाता है। ये अगर नहीं लिखा है पूरा तो वो मांग का नियम नहीं है, याद रखना है। अन्य बातें समान रहने पर ढूंढना है आप लोगों को, सेरेटस पैरिबस, इसको लैटिन भाषा में कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब है मांग का नियम, तो हमने पढ़ लिया। अब मांग के नियम का अपवाद क्या है, अपवाद मतलब कि जहां मांग का नियम लागू नहीं होता, अपवाद मतलब जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कीमत बढ़ने पर भी मांग कम नहीं होती और कीमत घटने पर भी मांग बढ़ती नहीं है, ऐसी कौन सी वस्तु है, राइट। अब देखते हैं, पहला है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स कौन सी, वही मैंने बताया कि भाई जो घटिया वस्तु है, अगर कीमत बढ़ भी गई, अगर कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, उसकी डिमांड फिर भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर कीमत बढ़ भी गई तो भी डिमांड नहीं कम होगी, सॉरी, ठीक है। अगर कीमत कम हो गई तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, राइट। घटिया वस्तु कौन खरीदेगा, कीमत का क्या,
ज्यादा। ठीक है, प्रेस्टीज गुड्स कौन सी होती है? प्रेस्टीज गुड्स ऐसी गुड्स जो बहुत महंगी गुड्स होती हैं। प्रेस्टीज मतलब जैसे एप्पल का फोन, आईफोन अगर किसी के पास है तो क्या होगा? तो बताओ, वो सोचेंगे ना अरे ये तो बहुत अमीर है, इसके पास तो आईफोन है, ऐसा सोचता है ना। ये वाली चीजें अगर वो कल को मिलने लगे 100 रुपए की दो, तो कौन उसको कुछ समझेगा? तो इसलिए ऐसी वस्तुएं जो बहुत प्रीशियस होती है, अगर वो कम हो जाएगी उनकी कीमत, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर आपको कोई बोले आपके घर के बाहर सोना मिल रहा है 200 रुपए तोला, तो आप क्या अगले दिन से सोने के लिए लोग तिजोरियां खुलवाएंगे? नहीं खुलवाएंगे ना, मतलब बैंक में लोग खुलवाएंगे, खुलवाते तो उसी चीज के लिए ना जो महंगा है, तो उसकी अगर वो प्रीशियस ही नहीं रहेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए मंगलियम ऐसी वस्तु पे लागू नहीं होता जो प्रीशियस गुड्स है, राइट। फिर है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जो दिखावट की वस्तु है ना, दिखावटी मतलब लोग दिखावट के लिए खरीदते हैं, जैसे महंगी महंगी पेंटिंग, राइट। महंगी महंगी पेंटिंग लोग क्यों खरीदते हैं? सबको पता हो अरे ये वाली पेंटिंग हमारे घर है ना, इस वाले बंदे की ये वाली चीज हमारे घर है, तो वही वाली चीज जो दिखावे की वस्तु है, अगर उनकी कीमत कम हो गई तो क्या होगा? वो वस्तु ही अच्छी नहीं रहेगी, मतलब समझ रहे हो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करेगा। इसलिए मांग का नियम वहां भी लागू नहीं होता है, यानी कीमत बढ़ने पर उनकी डिमांड कम नहीं होती है, राइट। फिर है आप लोगों की नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगर किसी की मान लो मेडिकल स्टोर है, अगर सपोज करो किसी की मतलब लाइफ स्टेक पे है, लगी हुई है स्टेक पे, तो अगर मान लो सपोज करो मुझे कुछ बीमारी है और मैं जाती हूँ और मेडिकल वाला बोलता है ये 1000 रुपए में दवाई मिलेगी आप लोगों को, और मैं कहती हूँ 10 रुपए की मिलती है ये तो बाहर, और मैं मरी जा रही हूँ, तो मैं उस टाइम पैसे नहीं देखूंगी ना। समझ रहे हो? अब जैसे आप लोग का सीईटी का एग्जाम है, आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, तो आप लोगों को पैसे नहीं देखने चाहिए, आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए मैम डिस्काउंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन करनी है। तो ये क्या है? ये वाली चीजें, तो ऐसी कौन सी अपवाद है ये वाले? नेसेसिटी जो जरूरी है हमारे लिए, राइट। फिर वॉर, अगर मतलब युद्ध का समय चल रहा है और लोग बोले कि ना मान लो हमें कुछ चीजें चाहिए, हम दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं, जैसे ये वैक्सीन वॉर चल रहा था अभी कोरोना के समय, वैक्सीन के लिए क्या चल रही थी, तो उस टाइम सरकार पैसे देख रही थी? नहीं देख रही थी, जहां से जो चीज मिल जाए वही चीज ले रही थी। तो यहाँ पर भी वॉर के समय भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है बेटा, एक बार मैं पानी पी लेती हूँ, मेरा बोलते बोलते गला सूख गया है। एक मिनट रुकना। देखो फिर चलते हैं आगे। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें समझ आए, और आप लोग भी पूरी कोशिश करना। एक चीज एक बार में समझ नहीं आए दोबारा से पढ़ना। अजम्पशन ऑफ डिमांड, डिमांड की अजम्पशन क्या क्या है, कि डिमांड कैसे कैसे मान्यताएं, मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी मान्यताएं हैं या नहीं है, तो आपको याद रखना है मनी, प्राइस, इनकम, क्वांटिटी, सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, डिमांड तभी बनेगा जब जब यानी मैंने बोला था ना वहां पे अन्य बातें समान रहने पर, उसका मतलब यही है अगर ये सब बातें समान है, अगर फैशन नहीं बढ़ रहा है, अगर मनी की वर्थ नहीं है, यानी मनी लिमिटेड ही है लोगों के पास, अगर आपका प्राइस भी नहीं इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये अजम्पशन यानी ये सारी कांस्टेंट होगी, तभी वो मांग का नियम लागू हो गया। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, मनी, प्राइस और आप लोगों का इनकम, ये वाली सारी चीजें कांस्टेंट रखनी चाहिए। फिर वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों? जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कैसे होता है हमारा? ये होता है, ठीक है, नीचे की तरफ ढला हुआ, झुका हुआ, ठीक है, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, तो डिमांड कर्व ऐसा होता है हमारा। तो ये कह रहे हैं नीचे की तरफ क्यों झुका होता है, क्या रीजन है? तो बोलता है ये 4 रीजन है। लो ऑफ डीएमयू, डीएमयू क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हास का नियम, ठीक है, जिसे हास का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये क्या है ये नियम? बेटा जब भी हम कोई चीज पहली बार खाते हैं ना, मान लो मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने भूख को मिटाने के लिए सोचा कि मैं एप्पल खाऊंगी, तो पहला एप्पल खा रही हूँ तो मैंने बड़ी मतलब इंटरेस्ट लेके खाया, भाई मुझे भूख लगी है। फिर दूसरा खाया तो कम इंटरेस्ट के साथ खाते हो ना, फिर तीसरा खाया फिर कम इंटरेस्ट के साथ, चौथा खाया तो भाई ओवर हो गया, पांचवा खाया तो भाई उल्टी करने लगोगे। वही कि भाई जैसे जैसे हम लोगों की पहले तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर है ना डिक्रीजिंग, फिर कॉन्स्टेंट होकर डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, ये वाली चीज है इसमें। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, ना तो उधर होता है यानी नीचे की तरफ झुका होता है। फिर है आप लोगों का इनकम इफेक्ट, इनकम के कारण भी इनका जो डिमांड है उस पर आय का भी प्रभाव पड़ता है, इसी कारण हमारा जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है।
ठीक है। फिर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी जो स्थानापन्न वस्तु है उनका भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे मैंने बताया कोका कोला और पेप्सी, ये वाला। इसी कारण भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी, हम है ना एक चीज का बहुत सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो दूध का यूज हम लोग पनीर बनाने में, ठीक है, लस्सी बनाने में, दही बनाने में काफी सेवरल यूज कर सकते हैं। इस कारण भी हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, नतोदर, यानी नतोदर बोल रही हूँ बेटा, झुका हुआ। ठीक है, कई बार हिंदी में गड़बड़ हो जाते हैं, प्लीज उसको माइंड मत करना। ठीक है बच्चा, मैंने आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स लेने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों का जो मेरी एफर्ट्स है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। प्लीज कमेंट करना कि मेरे को आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है और क्या समझ आ रहा है। देखो जो डिमांड है ना, ये डिमांड चैप्टर, इसमें ये एजम्पशंस, एक्सेप्शंस यानी मान्यताएं, अपवाद, ये आप लोगों को देखो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ये रूल्स हैं, ये बना दिए वो बना दिए, जो बना के चले गए वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझने की है, वो समझो भी प्लीज। ठीक है, ये चीजें आपको कम टाइम में जल्दी से कैसे रिवाइज हो जाए, इसी वीडियो को 3-4 बार 5-6 बार देख जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आगे। अब है आप लोगों का प्राइस इफेक्ट। बेटा ये इक्वेशन है और ये ना एसएससी, एचएससी से छोड़ो, एसएससी लेवल तक, सीजीएल लेवल तक ये क्वेश्चन मिलता है, तो प्लीज रट लेना इसको। ठीक है, भूलना मत, और ये भी मत पूछना क्यों, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये इक्वेशन होती है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पी यानी प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। पहले तो ये कर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे कर लो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, राइट। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, P इज इक्वल टू पी एस प्लस एन पी। ठीक है, एन आई, सॉरी एन आई। पी प्राइस इफेक्ट, ये है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट। याद रखना है प्लीज, ये इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, भूलना मत, आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कहीं करके मैम ने तो करवाया था हम भूल गए, ऐसा मत करना प्लीज। इसको लिख लो अपने दिमाग में, माइंड में, जितनी बार वीडियो को पढ़ना पढ़ लो। ये वाला क्वेश्चन एंगल कर्व, एंजल कर्व बहुत बार आता है, पूछता है एंजल कर्व कौन सा रिलेशनशिप बताता है, आपको बताना है इनकम और डिमांड का, इनकम और डिमांड का रिलेशन, इनकम और डिमांड का रिलेशन कौन बताता है, एंजल कर्व। बहुत बार पूछा गया है पीवाईक्यूज में, प्लीज मत छोड़ना इसको। ठीक है, और नॉर्मल गुड्स का बताता है, और रिलेशन कैसा बताता है, पॉजिटिव। देखो एंजल कर्व क्या बताता है, रिलेशन बताता है इनकम और डिमांड के बीच, कैसा, पॉजिटिव रिलेशन, किसके बीच, नॉर्मल गुड्स के बीच। ये 4 चीज याद रखना एंजल कर्व से। एंजल कर्व डिमांड और इनकम में रिलेशन बताता है, कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, कौन से गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की। ऊपर बताया पॉजिटिव, वो सॉरी, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव, कौन सा इफेक्ट था पॉजिटिव, बताओ मेरे को, पी आई, ओ सॉरी एक मिनट, पी एस पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस नेगेटिव इनकम इफेक्ट। याद रखना नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट कहां गया, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, राइट। आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चा, प्लीज। ठीक है, मैं स्लाइड को साथ साथ लर्न करवाते चल रही हूँ, प्लीज करते चलना ना, एक बार में याद हो 5-7 बार वीडियो को देख लेना प्लीज। ठीक है, देखो आगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। यहां से भी क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, बहुत बार पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन आता है वही करा रही है इन शॉर्ट। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ये बोलता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, विस्तार और संकुचन। ठीक है, हिंदी में बता रही हूँ, विस्तार और संकुचन। एक्सपेंशन, भाई हम बोलते हैं ना हमारी ये डेट एक्सटेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई, तो मतलब भाई एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, विस्तार हो गया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ गया, संकुचन। ठीक है, इसको बोलते हैं संकुचन और इसको बोलते हैं विस्तार, राइट। अब बोलते हैं जो विस्तार और संकुचन है ना, वो किस कारण होता है, प्राइस के कारण। बस ये बात याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं करना। अब कैसे, ये भी याद नहीं करनी पड़ेगी, मैं बताती हूँ बेटा। जब हम मार्केट जाते हैं और सपोज करो, मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, घिसा पिटा, यही है, होते हैं चलते हैं इकोनॉमिक्स में। देखो आप जब केला लेने गए पहले दिन, तो आपको मिली 80 रुपए दर्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट डे गए, ठीक है, आप लोगों को केला मिली 80 रुपए दर्जन पहले दिन। ठीक है, 80 रुपए दर्जन, मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ। देखो आपने पूछा केला 80 रुपए दर्जन डोजन, तो आपने 2 किलो खरीद ली। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं इसका कर्व ही बना देती हूँ। देखो ये है आप लोगों का y, ये है आपका x। ठीक है, ये है आप लोगों का प्राइस, इधर है और इधर है क्वांटिटी। आपने पूछा केला का भाव, केला ने बताया 80 रुपए दर्जन, तो 80 रुपए दर्जन था, तो आप लोगों ने खरीद ली 1 और 2 दर्जन। ठीक है,
फिर आप लोगों की केला का भाव क्या हो गया, केला का भाव हो गया आप लोगों का 100 रुपए दर्जन। तो आप लोगों ने कम खरीदी, फिर आपने खरीदी 1 किलो या 1.5 किलो, ठीक है, आप लोगों ने खरीदी यहाँ पे, ठीक है, तो 1.5 किलो खरीदी, अरे 1 ही ले लेते हैं रुको। फिर आप लोगों ने खरीदी 1 दर्जन, सॉरी सॉरी बेटा, ठीक है, ये आप लोगों का डिमांड कर रहा है। पहले जब 80 रुपए दर्जन थी तो आप 2 किलो खरीद रहे थे, और जब अब 100 रुपए दर्जन हो गई तो आप 1 किलो, तो आपकी डिमांड घट गई ना, यानी पहले थी हमारी डिमांड इतनी और अब हो गई इतनी, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, यानी घट गई, राइट, तो घट गई, घटना क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, घट जाएगी, राइट, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ आया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जितना पहले चीजें खरीदते थे उससे कम खरीद रहे हैं हम, यानी किसके कारण, किसके कारण, प्राइस के कारण। तो प्राइस के कारण जब घटाओ या बढ़ाओ तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यानी विस्तार या संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, राइट, उसे बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात एक और चीज सुनो, आप लोग ना जो भी एक्सपेंशन होता है ना वो इसी कर्व पे होता है, यानी हमारा कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, यानी हम इसी कर्व पे चल रही है, ठीक है, पहले हम खरीद रहे थे यहाँ पे, ये वाला था हमारा डिमांड कर्व, अब हम खरीद रहे हैं कितना, सॉरी सॉरी बच्चा 1 मिनट रुकना, हाँ, पहले हम खरीद रहे थे इतना यहाँ पे, और अब हम खरीद रहे हैं इतना, यहाँ खरीद रहे थे हम लोग यहाँ पे इतना, ये तो प्राइस था ना, ये डिमांड कर रहा है, ठीक है, ये वाली चीज है, ये यहाँ खरीद रहे थे और अब हम खरीद रहे हैं इतना, तो यहाँ पे, राइट, ठीक है, समझ आया। तो ये वाला एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारे कम हो गया ना, तो उसे बोलेंगे, जो कम हो गया उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी सुकड़ हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। और जब हमने अब सपोज करो केला का प्राइस 80 से घटकर 40 हो गया, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खरीदने लग जाएंगे और हमारा डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, राइट, तो हम कितना खरीद रहे हैं अब यहाँ पे 5 किलो, समझ में आया। जब एक ही कर्व पे यहाँ पे इसी कर्व पे मूव हुआ तो उसे बोलेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। देखो फिर से बता देती हूँ, ये तो एग्जांपल से बताया मैंने, देखो देखो बेटा, मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर, मूवमेंट हुई एक ही कर्व पे, पहले यहां था फिर यहां था, ठीक है, ऐसे करके, राइट, जब मूवमेंट हो रही है या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, तो मूवमेंट एक ही कर्व पे हो रही है तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, राइट, तो वो किस कारण होता है, प्राइस के कारण, ठीक है, प्राइस के कारण होता है। और अगर एक्सपेंशन यानी डिमांड पहले से बढ़ रही है तो एक्सपेंशन, अगर पहले से घट रही है तो कॉन्ट्रैक्शन, याद हो गया। और किस कारण होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड यानी विस्तार और संकुचन किसके कारण होता है, तो प्राइस के कारण, आपको याद रखना है। अब देखो आगे, अब है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज और डिमांड आपके प्राइस के कारण ना होकर इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, यानी प्राइस के अलावा जितने भी है फैक्टर्स उनके कारण चेंज होता है डिमांड में, उसे बोलते हैं क्या, शिफ्ट इन डिमांड या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब जब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है तो शिफ्ट होता है हमारा डिमांड कर, ठीक है, पहले ये वाला देखो, 1 मिनट बेटा, देखो पहले हमारा डिमांड कर्व ये था, अब हमारी डिमांड बढ़ गई तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व ऐसे, राइट। अब अगर हमारा डिमांड कर्व ये था, घट गई तो इधर हो जाएगा, यानी राइट वर्ड शिफ्ट, वो सॉरी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अगर डिमांड में इंक्रीज हुआ है, डिमांड में इंक्रीज हुआ है तो हमारा कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, राइट साइड। अगर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट। और शिफ्ट होगा सेम डिमांड पे नहीं होगा, तो इंक्रीज, देखो फिर से इस स्लाइड का कंक्लूजन कर देती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एक ही डिमांड कर्व पे होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर हो रहा है तो एक्सपेंड हो गया एक्सपेंशन, अगर नीचे हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कौन से वेक्टर के कारण होता है, तो प्राइस के कारण, सिर्फ कीमत के कारण, कीमत प्रभाव के कारण, कीमत के कारण, ठीक है, और एक ही डिमांड पे मूव कर रहा है ऊपर या नीचे, तो उसे बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। जब डिमांड का पहले ये था अब ऊपर की तरफ हो गया तो इंक्रीज इन डिमांड यानी राइट वर्ड, पहले डिमांड कर दिया था अब लेफ्ट वर्ड आ गया तो उसे डिक्रीज इन डिमांड, किसके कारण, प्राइस के कारण ना होकर बाकी किसी कोई भी फैक्टर हो सकता है। समझ आ गई पूरी स्लाइड का मतलब। अब चलते हैं आगे,
देखो टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के टाइप्स कितने हैं? कॉम्पोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्पोजिट डिमांड, कॉम्पोजिट मतलब जब एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज हो तो उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है, जैसे दूध का यूज पनीर बनाने में, दही बनाने में, मतलब ये सब बनाने में यूज किया जाता है। गाजर का हलवा बना लिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड जिसका यूज आप लोगों को भूख लगी है, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, मकान चाहिए रहने के लिए, ये डायरेक्ट डिमांड है। अगर ये नहीं हुआ, नहीं होगा किसी बंदे के पास तो वो जीवित ही नहीं रह सकता, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड, कुछ चीज बना रहे हो, अचानक से डिमांड उत्पन्न हो गई, आप लोगों को पढ़ना है, पेन चाहिए, तो वो डिराइव डिमांड है। पेन डायरेक्ट यूज नहीं है, आप लोग पढ़ने गए तब पेन चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं डिराइव डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या ज्वाइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या ज्वाइंट डिमांड क्या होती है? जब दो चीजों को एक साथ यूज किया जा सकता है। अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरी चीज यूज ही नहीं की जा सकती। जैसे अगर बोर्ड नहीं है, स्टाइलिश का क्या करूंगी? ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप लोग ही नहीं है तो टीचर किस काम का? समझ रहे हो? अगर पेन है, इंक नहीं है, तो दोनों एक साथ ही यूज की जाएंगी। राइट, आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हो वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा? डिमांड आपको बता रही थी कितनी डिमांड आपको बता रही थी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये बताता है। लेकिन कितनी कितनी बढ़ जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, ये कौन बताता है? आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, समझ आया आप लोगों का? देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी डिग्री बताती है रिस्पॉन्स की कि कितनी प्राइस घट जाएगी और कितनी बढ़ जाएगी। डिग्री बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, मैग्नीट्यूड। राइट, आप लोगों को याद रखना है ये चीजें। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी, तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है आप लोगों की। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। जब कीमत में प्रभाव के कारण, ये देखा जाए, जब कीमत में प्रभाव के कारण मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है तो उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, कीमत प्रभाव यानी कीमत इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भूल गई एकदम। ठीक है, देखो कीमत में प्रभाव के कारण क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कीमत, एक मिनट, हाँ, कीमत में चेंज के कारण हमारी डिमांड में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे बोलते हैं कीमत इलास्टिसिटी। ठीक है, और इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में चेंज के कारण, इनकम में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके कारण हमारी डिमांड घट रही है या बढ़ रही है। इनकम के कारण डिमांड में चेंज, उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। और प्राइस और इनकम में दोनों में कोई इफेक्ट ना हो, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, किसी अन्य वस्तु के कारण जो इफेक्ट हो रहा है उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें तीन तरह की गुड्स आती है, कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन गुड्स, एक मिनट, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और तीसरा है अनरिलेटेड गुड्स। राइट, आप लोगों को समझ आया? ठीक है, अब देखो, अब है प्राइस इलास्टिसिटी, समझ आ गया। प्राइस कीमत में प्रभाव के कारण, कीमत में चेंज के कारण हमारी क्वांटिटी में जो भी अंतर आ रहा है। इनकम में चेंज के कारण हमारी जो डिमांड में अंतर आ रहा है उसे बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस, ना तो प्राइस में ना इनकम में, ना प्राइस में ना इनकम में, बल्कि तीसरे कारण, तीसरे किसी प्रोडक्ट के कारण। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी जैसे कोका कोला और पेप्सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार और पेट्रोल, और अनरिलेटेड, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आगे चलते हैं, देखो अब है प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के टाइप्स। यहां से क्वेश्चन आता है आप लोगों का। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ना इकोनॉमिक्स में ऐसा हो ही नहीं सकता, तो प्लीज ध्यान से पढ़े। देखो प्राइस इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है? हमारी 5 तरीके की होती है। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक और यूनिटरी। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर समझ आ गया कभी नहीं भूलोगे, अगर समझ नहीं आया रटते फिरना बेटा। ठीक है, देखो परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है बेटा? जब जो एक निश्चित डिमांड है ना, निश्चित प्राइस है ना, उस तक तो हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड रहेगी। अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ ना तो एकदम से डिमांड जीरो हो जाएगी। राइट, जैसे पार्ले जी बिस्किट है, बहुत समय तक 5 रुपए का आया। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट अगर 5 रुपए का आता है और अचानक से पार्ले जी बिस्किट का प्राइस बढ़ा दिया, 10 रुपए कर दिया, तो लोग क्या करेंगे? 10 में तो और कोई ना खरीद लेंगे, तो एकदम से जीरो हो जाएगी प्राइस। राइट, देखो इसका मतलब ये है कि जो निश्चित कीमत है ना, यानी प्राइस इसमें स्टेबल रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, प्राइस फिक्स रहेगी। निश्चित कीमत पर हमारी प्राइस, हमारा जो डिमांड है वो अनंत रहेगी।
ठीक है, अनंत रहेगी, अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो जीरो हो जाएगी, ठीक है, उसे बोलते हैं ये वाला डिमांड। और इसी को जो परफेक्टली इलास्टिक है इसमें जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, किसमें, परफेक्ट इलास्टिक में, और इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये याद रख लेना, पूछता है, बार बार पूछता है, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा होता है, तो बोलता है हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, एक्स के ये एक्स एक्सिस है ना, इसके इक्वल है ना, पैरेलल है ना, तो इसे ही बोलते हैं, राइट, समझ आया। ईडी इसमें क्या होती है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, इसमें क्या होता है हमारा, देखो देखो बेटा, ये है हमारा क्यूडी, ठीक है, ये हमारा क्यूडी, ये डिमांड है, राइट, ठीक है। अब देखो ये वर्टिकल है, ये यानी वाई के पैरेलल है ना, तो ये वर्टिकल है, इसमें ईडी इज इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है, इसमें ईडी क्या होती है, जीरो होती है। इसमें प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारी क्वांटिटी जो हमारी डिमांड है वो फिक्स होती है, यानी इतनी। एक बात बताओ, आपका जो नमक है वो नमक 7 रुपए का पैकेट आता था, तो भी आप स्वाद अनुसार ही नमक यूज करते थे। अब नमक आपको फ्री में मिल जाए तो क्या नमक ही नमक खाने लग जाओगे, नहीं ना, उसकी क्वांटिटी फिक्स रखोगे ना। तो ऐसे इसमें क्या होता है, इनइलास्टिक, यानी जिस जो हिलती नहीं है, जो फिक्स रहती है, डिमांड हमारी फिक्स है, चाहिए नमक फ्री में मिल जाए लग जाएगा तब भी हम उतना ही खाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है, किसमें, परफेक्टली इनइलास्टिक में, राइट, परफेक्टली इलास्टिक में ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन है ये, राइट। देखो आगे चलते हैं, फिर है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब जब चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड, चेंज इन जो डिमांड है वो ज्यादा होता है, ठीक है, ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होता है, राइट, याद रखना, बस ये याद रखना, रिलेटिवली आ जाए तो हमारा ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही ना ईडी बोलते हैं। आप लोगों को, बच्चों को पता नहीं होगा, मैं भूल गई बताना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही क्या बोलते हैं, ईडी, ठीक है, तो इसलिए ईडी शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो रिलेटिवली क्या होगा बताओ, रिलेटिवली इलास्टिक, अगर लेस देन 1 है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। अब यूनिटरी यानी यूनिटरी इलास्टिक यानी ईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ना बढ़ी ना घटी। अब इसका ये पॉइंट ये होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है ये चीज, एडी इज इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा, वही चीज करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरे टाइम की वैल्यू करना, प्लीज पढ़ते रहना, प्लीज इस जो ये मैराथन सेशन ले रही हूँ इसको बार बार रिवाइज कर जाना, इकोनॉमिक्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब आप लोग अदर टीचर की बार बार पढ़ते हो तो मुझे नहीं पता, वो सही नहीं होता। देखो किसी भी टीचर को पकड़ो बट एक ही चीजों को बार बार पढ़ो, मैं तो यही कहती हूँ। अब देखो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है बेटा, देखो देखो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी टोटल आउटले मेथड, इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी के बहुत सारे मेथड होते हैं, कौन कौन से, टोटल आउटले मेथड, फिर है फ्लेक्स परसेंटेज और पॉइंट इलास्टिसिटी और एवरेज रिवेन्यू, ठीक है। अब है सबसे पहले प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है बेटा, देखो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन, जब हमारा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर यानी इसको टोटल आउटले मेथड को ही टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ से इस स्लाइड से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन नेगेटिव है तो ईडी इज लेस देन 1 होगी, ईडी लेस देन है ना 1 से, ठीक है। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन नेगेटिव है तो ईडी इज लेस देन 1 होगी। अगर पॉजिटिव है वो भी कम हो रहा है, अरे सॉरी ये तो रिलेशन पॉजिटिव है ना, रिलेशन पॉजिटिव है, देखो ये कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये पॉजिटिव रिलेशन है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो ईडी इज क्या, लेस देन 1, ठीक है, ठीक है। अब है अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन क्या है, प्राइस अगर कम हो रही है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो भी सेम ही है, तो यानी ईडी इज इक्वल टू 1, राइट। फिर पीडी वो पी और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस बढ़ रही है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1,
ठीक है, ईडी इज ग्रेटर। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज इनको रट के जाए, छोड़ के ना जाए। ये वाले क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों की वो डेफिनेशन नहीं आएगी, आप लोग कितनी बुक पढ़ ले आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसलिए बोल रही हूँ एक टीचर का होना बहुत जरूरी है आप लोगों की। मतलब लास्ट में आप लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग बहुत आराम से रिवाइज करवा दूंगी। प्लीज चीजों को समझिए और जुड़िए मुझसे, ठीक है। आप देखो आगे, फिर है फ्लक्स परसेंटेज, यानी परसेंटेज क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। देखो चेंज, ये ना डेल्टा को चेंज बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर नहीं पता है तो। क्यू चेंज इन पी, देखो अब इसके सामने पी आएगा, इनटू यानी गुना बीच में, इसके सामने पी और इसके सामने क्यू, ये चेंज है, अंतर अंतर, ठीक है। और इनके सामने माइनस का साइन आता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में क्या नकारात्मक संबंध होता है, इसलिए इसके सामने माइनस का साइन आएगा, ठीक है। फ्लक्स मेथड, परसेंटेज मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी, कई बार ये पूछ लेता है यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन सी इलास्टिसिटी है, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, तो ईडी इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर, ईडी लेस देन 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ ईडी 0 होगा और यहाँ ईडी इन्फिनिटिव होगा, राइट। देखो समझ आया। अब देखो एवरेज रिवेन्यू मेथड, एवरेज रिवेन्यू मेथड क्या है बेटा, आप लोगों का एवरेज रिवेन्यू मेथड है क्या यहां से क्वेश्चन आता है। एवरेज रिवेन्यू एआर और एमआर का जो ये डायग्राम है इसी से आता है। ईडी इज इक्वल टू कैसे निकाला जाता है, ये बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, प्लीज रट लेना, इस स्लाइड से क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं बार बार वही चीजें बोल रही हूँ बेटा, जो नहीं आता है मैं वो कराऊंगी ही नहीं, ठीक है। ए आर डिवाइड बाय ए आर माइनस एम आर, बच्चों को पता ही नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा एम आर डिवाइड बाय एम आर माइनस ए आर, ऊपर दे देगा एम आर माइनस ए आर डिवाइड बाय ए आर, बच्चों को पता ही नहीं होता। याद रखना यहाँ दोनों ए आर और माइनस एम आर, ठीक है। ए आर ऊपर, फिर ए आर माइनस एम आर, राइट। फिर ये क्वेश्चन पूछ लेता है ईडी अगर ग्रेटर देन 1 है तो एम आर क्या है, ईडी अगर यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ग्रेटर देन 1 है तो एम आर भी ग्रेटर देन 1 है। अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो एम आर भी यानी मार्जिनल रिवेन्यू भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ईडी अगर लेस देन 1 है, ईडी अगर लेस देन 1 है तो एम आर भी लेस देन 0 है, ठीक है। अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो एमआर भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर ईडी लेस देन 1 है तो एमआर भी लेस देन 0 है, ठीक है। अब अगर ईडी इज इक्वल टू 1 है तो एमआर 0 है, ठीक है। समझ आया, आगे समझ। फिर से ईडी और एमआर का रिलेशनशिप, ईडी अगर ग्रेटर देन 1 है तो एमआर भी ग्रेटर देन 1 है, ईडी अगर लेस देन 1 है तो एमआर क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है। अब ईडी इज इक्वल टू 1 है तो एमआर इज इक्वल टू 0 है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बच्चों मैं एक बार देख लेती हूँ स्लाइड कितनी है। तो बहुत बची है, तो बहुत है बच्चों। देखो अब आ जाता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, अगला है प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है बेटा, ये ना मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, नेक्स्ट पार्ट में लूंगी, बिकॉज अब मेरे भी एनर्जी जवाब देने लगी है, ठीक है। क्या ले लूं, एक मन कर रहा है ले लूं, एक मन कर रहा है नहीं लूं, क्या करूं, ठीक है। ये वाला ना अगर आप लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स को पूरा करा दूं मैं, तो मैं करा दूंगी आप लोगों की इकोनॉमिक्स। प्लीज यूट्यूब पे मैं इतना ही डालूंगी। अगर आप लोगों को रिवीजन चाहिए तो मैं ऐसे ही रिवीजन करवाऊंगी वन शॉट में हर सब्जेक्ट को, और आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैं इतना ही रखती हूँ, आगे फिर मेरे कोर्स वाले बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं मेरी एप्लीकेशन पर, और मैं आप लोगों का 12 तारीख तक पूरा होल सिलेबस रिवाइज करवा दूंगी। आप लोगों की जैसे आज न्यूज थी कि 22 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उससे पहले मैं आप लोगों का पूरा रिविजन करवा दूंगी ऐसे ही, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना वीडियो देखने के बाद ये समझ आए कि मैंने आज पढ़ाया क्या है, ऐसे नहीं कि पूरी पीडीएफ दे दी, ठीक है बच्चों। जब आपका एग्जामिनर बहुत सारे मतलब सिलेबस देता है ना, तो उसको पढ़ने का तरीका यही होता है, बार बार चीजों को रिवाइज करना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।